जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बीएसएफ कमलेश कुमार द डिफेंस फैक्ट्री में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग लेकर आ रहे हैं डच कंपनी। कल हम लोग पढ़े थे पुर्तगाली, उसके बाद हमने कुछ बताया था कि जो यूरोपीय कंपनी का आगमन का क्रम है पूरी अंडर फ्रेस में आप देखेंगे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। तो उसमें उसके बाद पुर्तगाली के बाद जो आता है वह डच आते हैं, क्योंकि बारी बारी से सब आते हैं, भारत को लूटते खसोड़ते हैं। उसके बाद सब क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे सब समाप्त हो जाते हैं, बस अंत में बचता है अंग्रेज। और अंग्रेज 1608 में आकर सोचिए 1947 तक रहता है ना, रहते हैं उन लोग। और पूरा 1947 के पहले तो पूरा भारत को लूटता है, खसोड़ता है, शासन करता है ना। उसके बाद जाता है 1947 में। तो आज हम डच कंपनी पढ़ेंगे। डच के पहले हम लोग कब पढ़ रहे थे, पुर्तगाली। पुर्तगालियों का एक बार जो हम लोग रिवाइज करवाए थे कि पुर्तगालियों का योगदान क्या था। उन्होंने भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित किया था 1556 में। उनका फसल जिनका भारत में शुरुआत किया, तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, है ना, अल्फांसो आम, टमाटर। उन्होंने जहाज निर्माण कला की शुरुआत की, उन्होंने ईसाई धर्म की शुरुआत की, और उन्होंने प्रथम चर्च बनाया जिस चर्च का नाम था सेंट थॉमस चर्च, जो कि 1510 से बनाया। तो सब याद कर लेंगे, आगे बढ़ते हम लोग। डच कंपनी का आगमन, जब बारी बारी से सब प्रवेश कर रहे थे भारत में, भारत को लूट रहे थे बारी बारी सभी कंपनी, सभी यूरोपीय कंपनी लोग। जैसे पुर्तगाली ने लूटा, उसके बाद सबके सब जब पुर्तगाली यहां से धन कमा कर जा रहे थे, जब ज्यादा मुनाफा हो रहा था, तो सबकी आंखें भारत में लगी हुई थी, है ना। तो उसके बाद डच आते हैं, और डच कंपनी का भारत में जब आगमन होता है तो डच को हॉलैंड या नीदरलैंड भी बोला जाता है। याद करेंगे, डच को हॉलैंड या नीदरलैंड भी बोला जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होता है, और भारत में कब आते हैं, 1605 में। बताया था पिछले क्लास में कि 1602 में कंपनी इसकी बनती है, और भारत में 1605 में क्यों आते हैं। तो जो रीजन था, इन लोग 1602 में जब कंपनी बनाने के बाद जब इन्होंने सोचा कि जब चलते हैं भारत, तो देखा केरल में पुर्तगालियों का शासन है, तो इन्होंने सोचा कि चलो पहले हम लोग इंडोनेशिया देखते हैं, इंडोनेशिया में रेकी कर लेंगे। अब इंडोनेशिया में जाने के बाद वहां भी कुछ पुर्तगाली थे, तो कहा चलो भाई भारत चलते हैं, वहां ज्यादा मुनाफा हुआ नहीं, वहां ज्यादा कुछ फायदा हो नहीं रहा था। तो 1605 में, अब जब ध्यान देंगे कि भारत की मैप है, ये केरल है, और यहाँ अरब लोग हैं, यहाँ पुर्तगाली लोग हैं, यहाँ। अब यहाँ क्या इंडोनेशिया, यहाँ आते हैं। अच्छा बताइए, अगर कोई आदमी चले तो सीधे अगर चलेगा तो यहाँ पहुंचेगा ना, घूम के यहाँ क्यों पहुंचेगा, या तो नहीं पहुंच सकता। तो क्यों चला, क्योंकि इन्होंने जो डच लोग आए, वो डच आकर कहां चले गए, इंडोनेशिया। यहाँ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद यहाँ है मसूलीपट्टनम। इंडोनेशिया के बाद 1605 में इन लोग मसूलीपट्टनम आते हैं, भारत में मसूलीपट्टनम आते हैं। तो अगर कोई पूछ दे कि डच कंपनी भारत में कब आई, तो आपको जवाब होनी चाहिए 1605 में आई। डच कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो डच कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। इन्होंने जब प्रथम केंद्र मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में 1605 में स्थापित किया। इनका जो प्रथम सेक्टर रहा है, इनका जो प्रथम केंद्र रहा वो कहाँ रहा, मसूलीपट्टनम में। इनका महत्व क्या था, तो भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। इन्होंने भारत का वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया, कौन, डच लोग। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनका पतन वेदरा के युद्ध में डच और अंग्रेज के बीच हो गया। जब देख रहे थे कि डच आगे बढ़ने लगे, तो अंग्रेजों को रहा नहीं गया, और रहा नहीं गया कहा जाता है कि हम सबसे अंत में आया, माथा मुड़ाया भाई, ओले पड़ने लगा, फिर भी हमको टिकट नहीं दिया, है ना, खाना पीना नहीं मिला। तो यहाँ डच का था। डच से अंग्रेजों के याद युद्ध हुई, और 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है। किनके साथ, डच और अंग्रेज के साथ युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद डच को हरा देते हैं। अब उसके बाद कौन आएंगे, अंग्रेज आएंगे। और सोचिए अंग्रेज बहुत प्लानिंग के साथ आते हैं, प्लानिंग के साथ काम करते हैं, और आने के बाद सोचिए 1608 में भारत आते हैं, और भारत को इतना लूटते हैं, सोने की चिड़िया को इतना बर्बाद कर देते हैं कि भारत की स्थिति और बदतर हो जाती है। क्योंकि भारत पहले जानते थे कि जिस प्रकार आज अमेरिका, रूस, रसिया, चाइना सब डेवलप्ड कंट्री है, एक विकसित देश है, उस प्रकार जो पहले था भारत एक डेवलप्ड कंट्री रहा था। क्योंकि सब कहाँ आ रहे थे व्यापार के लिए, भारत आ रहे थे, यहाँ से मसाला ले जाते थे। सोचिए, और उस सोना जैसे चिड़िया को इन्होंने क्या किया था, लूटा ना लूटा कि भारत को क्या कर दिया, स्थिति बहुत बदतर कर दी। अब उसके बाद पूरी इंटरफेस से पढ़ेंगे तो पूरी पुर्तगाली, पूरी डच से डच, उसके बाद जब आप एफर्ट लगाइए कौन आएगा, अंग्रेज आएंगे। तो अंग्रेजी कंपनी का जो आगमन होता है, वो अंग्रेजी कंपनी का आगमन, अंग्रेजी कंपनी का जो स्थापना 1600 में होता है, और अंग्रेजी कंपनी भारत में आते हैं 1608 में। अंग्रेजी कंपनी का जो कार्यकाल रहा होता है 1608 से 1947 में। अब क्या होगा कि सोचिए कितना दिन तक इन्होंने रहा, कितना ज्यादा समय तक इन्होंने राज किया, क्योंकि बिना प्लानिंग के लोग कोई काम ही नहीं करते थे।
इन लोग का एक नियम था, इन लोग का एक नीति थी कि कोई भी काम लड़ाई झगड़ा से नहीं करना है, कोई काम प्रेम से करना है, प्यार से करना है। उन्होंने वही काम किया, वही नीति अपनाई और उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ काम किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि चलो 1600 में कंपनी बनी है और भारत में 1608 में आते हैं लोग। कब आते हैं? 1608 में। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने प्लानिंग बनाया कि वहां जो कौन भाषा बोला जाता है, वहां के शासक कैसे खुश किया जाता है, खुश किया जा सकता है। तो बहुत प्री प्लानिंग बनाया। प्री प्लानिंग बनाने के बाद प्लानिंग के साथ इन्होंने भारत आया। आगे बढ़ते हैं। तो उस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। उस कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था, अंग्रेज कंपनी का जो अंग्रेजी कंपनी था उसका नाम था द गवर्नमेंट एंड कंपनी, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया और ईस्ट इंडीज कंपनी। इसको हम लोग सारे बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग जानते ही होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। 1599 में जॉन मिल्टन हॉफ भारत आया। पहले कौन भारत आया? 1599 में जॉन मिल्टन हॉफ। रेखी करने के लिए कि देखो भारत में कैसा शासक है, कैसी भाषा बोली जा रही है, वहां कैसे शासन करना है, सब जांच पड़ताल करने के लिए 1599 में जॉन मिल्टन भारत आया। और कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा हुआ 1600 ईस्वी में। उसमें भारत में शासन जो कर रहे थे शासक थे अकबर थे। ये बहुत कंट्रोवर्शियल प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ उसमें भारत का शासक कौन थे? तो उससे भारत के शासक अकबर थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उससे भारत का शासक कौन थे? भारत का शासक अकबर थे। ध्यान दीजिएगा। 1599 में कौन आते हैं? जॉन मिल्टन हॉफ। 1599 में कौन भारत आते हैं? भारत जॉन मिल्टन हॉफ। और कंपनी का निर्माण क्यों किया? ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ। यह एक प्राइवेट कंपनी है, यह एक निजी कंपनी है। देखिएगा जितना भी कंपनी आ रहे हैं वो सब निजी है। इन्हें सोचे कि ब्रिटेन की कंपनी है मतलब पूरा ब्रिटेन का राजा नहीं। 1857 की क्रांति के बाद, जो 1858 के बाद क्या होता है, पूरा ब्रिटेन का सीधे यहाँ पर सत्ता होता है, सीधे राज होगा। लेकिन 1857 के पहले जो भी कंपनी आ रहे हैं सब क्या निजी कंपनी है। अंत में कंपनी आई जिसका नाम था, आप पूरी इंडिया में देखिए, फ्रांसीसी कंपनी, थोड़ी सरकारी कंपनी थी। नेक्स्ट, तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने उस कंपनी का निर्माण किया। उससे भारत में शासक अकबर थे। यह एक निजी कंपनी थी, अभी बताएं, सरकार का पैसा लगा था इसमें। 1600 में 15 वर्षों का चार्टर एकाधिकार महारानी एलिजाबेथ द्वारा प्रदान किया। जब कंपनी बनाई तो महारानी एलिजाबेथ ने कहा कि ने 15 साल का एकाधिकार प्रदान किया, 15 साल की चार्टर दे दी। बोला कि 15 साल तक कोई ब्रिटेन की दूसरी कंपनी वहां जाकर व्यापार नहीं कर सकती है। लेकिन कुछ और भगवान को स्वीकार था, कहा जाता था क्या, आगे देखिए। 1609 में राजा जेम्स वन द्वारा एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। देखिए एक बार थोड़ा सा कहानी को शॉर्ट में आगे बढ़ाते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ है। महारानी एलिजाबेथ ने 1600 में कंपनी बनाई। अब होता क्या है, 3 साल के बाद 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि इनका जो धन था, धन इनके भाग में उपभोग करने का लेखा नहीं था, क्योंकि इनकी मंशा क्या थी, अलग थी। उसके बाद आते हैं जेम्स वन। और जेम्स वन 1609 में राजा जेम्स वन द्वारा एक अधिकार में क्या किया गया? अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। बहुत बार पूछा गया, पीछे VVI प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। और उन्होंने तुर्की भाषा से बात किया। किस भाषा में बात किया? तुर्की भाषा में। ये पूछा गया क्वेश्चन है। जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। उन्होंने किस भाषा में बात की? तो उन्होंने तुर्की भाषा में बात की। किस भाषा में बात की? उन्होंने तुर्की भाषा में बात किया। जहांगीर ने खुश होकर 400 का मनसब एवं इंग्लिश खान की उपाधि दी। अब आप लोग के मन से 400 का मनसब क्या है? रैंकिंग इसको बोलते हैं, रैंकिंग प्रणाली। जिस प्रकार अभी आप लोग देखे होंगे कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, DSP, SP है ना, ये सब देखते हैं ना, जिस प्रकार रैंक बाय रैंक के आगे रैंक बढ़ते जाता है, उसी प्रकार इनको बहुत बड़ा रैंक मिला, जो बोलते हैं 400 का मनसब। और उसको जो उपाधि मिला उसको इंग्लिश खान की उपाधि से, है ना, उपाधि दी गई और उनको इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा गया। किनको? कैप्टन हॉकिंस को। अब कैप्टन हॉकिंस भारत आया तो भूल जाता है कि पहले कौन आया था। अगर जहां के दौर में कौन आया था तो कैप्टन हॉकिंस, तो थोड़ा सा बचकाना लगता है। लेकिन हम लोग का जो याद करने का तरीका था, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी हैं तो हम लोग को याद करने का थोड़ा सा सेंस अलग है। क्योंकि क्या करते हैं हम लोग कि जब कहीं जाएंगे
या किचन में जाएंगे या घर में जाएंगे तो कोई तो भूखा रह नहीं सकता है, पेट तो भरा होना चाहिए भाई, तो भूखा नहीं रह सकता। तो जब किचन में हिलेंगे या तो कोई भी कहीं जाए, इससे मैं भी पढ़ने के लिए आया तो साथ में कुछ हो जाए लेकिन कुकर होना चाहिए, है ना। तो कुकर किस कंपनी का बताइए, हॉकिंस, हॉकिंस, कुकर से याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस, है ना, कैप्टन हॉकिंस। तो अगर बोल दे कि जहां के दौरान में कौन आया था तो कैप्टन हॉकिंस। किस भाषा में बात की, तुर्की भाषा में बात की। थोड़ा बस कहना लगता है लेकिन थोड़ा सा इसको याद करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं ना, कि दिमाग में एग्जाम के पेपर में उसको टिक आउट कर सके। तो जहां के दौरान में कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस, है ना। हॉकिंस का कुकर से याद रखना, प्रेशर कुकर से याद रखना है हॉकिंस। जहांगीर ने खुश होकर कितना मनसब प्रदान किया, तो 400 का मनसब दिए और उन्हें इंग्लिश खान की उपाधि भी प्रदान की। जब उन्होंने भारत में आया तो उन्हें सूरत में प्रथम फैक्ट्री 1613 में बनाया, प्रथम फैक्ट्री 1613 में। एक बहुत इसमें पेचीदा चीजें हैं, थोड़ा सा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि प्रथम फैक्ट्री कौन थे, मछलीपट्टनम वाले थी या सूरत वाली थी, प्रथम फैक्ट्री कौन बना, कौन बनकर तैयार हुआ, आगे हम लोग बढ़ेंगे इस बारे में चर्चा होगी। 1615 में थॉमस ने मुगल साम्राज्य से व्यापार की अनुमति मांग ली। कौन, थॉमस ने 1615 में मुगल साम्राज्य से व्यापार की अनुमति मांगी। और उसके बाद औरंगजेब आते हैं, और इससे ज्यादा जो एक बेवकूफ टाइप के शासक आते हैं, इसका नाम फर्रुखसियार, है ना। उनका 1613 से 19 शासन रहता है, उससे भारत को और उल्टा सुटा जाता है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अगला स्लाइड हम लगे। अंग्रेजी कंपनी का आगमन, मैंने बताया कि 1600 ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन के व्यापारियों के साथ मिलकर एक निजी कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम था गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी। उस वक्त भारत मुगल शासन था जिसका नाम था अकबर, है ना। अकबर क्या थे, राजा थे। उनका मेन जो कंपनी बनाने का जो मंशा था, तो मंशा क्या था, पैसा ही पैसा होगा। क्या मंशा था, पैसा ही पैसा होगा। अब 1603 में क्या होता है, सोलह सौ तीन में उनकी मृत्यु हो जाती है। बताया क्या, उनकी मृत्यु कब होती है, 1603 में। उनकी मृत्यु कब होती है, 1603 में। सोलह सौ तीन में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद जेम्स वन ब्रिटेन का राजा बनते हैं। कौन ब्रिटेन का राजा बनते हैं, जेम्स वन ब्रिटेन का राजा बनते हैं। और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कौन आते हैं, जहांगीर बनते हैं मुगल शासक। अब इन्होंने जो फरमान लाया था, फरमान में किसका नाम लिखा हुआ था, फरमान में अकबर का नाम, अकबर से प्रेषित था। किससे प्रेषित था, अकबर से प्रेषित था। अब उसके बाद क्या हुआ कि पहले उतना वाईफाई उतना इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी कि पता चल जाए कि यहाँ का शासन कौन है। तो अकबर के नाम से प्रेषित था, लेकिन जब पता चला कि जहांगीर तो नाम को काट दिया गया, और काटने के बाद क्या लिखा गया, जहांगीर। तो 1600 में कंपनी तो बनाई महारानी एलिजाबेथ ने, लेकिन उसके बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद 3 साल के बाद उन लोग का मनसा था कि चलो पैसा ही पैसा होगा, है ना। पैसा कमाने का मेन मनसा था, है ना। क्योंकि एक हेरा फेरी का सीन क्यों लगाया गया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपीसी भी क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजी कंपनी का जो मेन मुद्दा था, अंग्रेजी कंपनी को आने का जो रीजन था, अंग्रेजी कंपनी जो भारत में आई उनका मेन मकसद क्या था। तो उनका मेन मकसद था पैसा कमाना, न कि भूभाग पर कब्जा करना। क्योंकि हेरा फेरी का फिल्म है, उनमें जानते होंगे इनका नाम क्या है, अक्षय कुमार है। क्या करते हैं, जो भी फिल्म में डायलॉग करते हैं, हम लोग तो पैसा है पैसा होगा, हम लोग के पास बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाएंगे। उस वक्त भारत मुगल शासन अकबर थे और अकबर की मृत्यु हो जाती है। देखिए यहाँ 1600 में कंपनी बनी और 1603 में किनकी मृत्यु हो गई, महारानी एलिजाबेथ की। उसके बाद किसकी मृत्यु होती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। दोनों का सिनेरियो क्या हो जाता है, दोनों देश का सिनेरियो चेंज हो जाता है। दोनों देश की सिनेरियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स वन ब्रिटेन का राजा बने और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुगल शासक बने। अब दोनों जगह जो सिनेरियो है ना वो चेंज हो गया, यहाँ का सिनेरियो वहां का सिनेरियो क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ कौन बन जाते हैं, अकबर के बाद जहांगीर बन जाते हैं।
और वहां कौन बन जाते हैं, जेम्स वन बन जाते हैं। तो अगर कोई पूछ दे कि जिसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था उसमें भारत का शासक कौन था, तो उसमें भारत का शासक अकबर था। कौन था, अकबर था। और जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ तो उसमें भारत का शासन थी, ब्रिटेन का शासक कौन कर रहे थे, बताओ शासन कौन कर रहे थे, तो महारानी एलिजाबेथ कर रहे थे। उनका मंशा क्या था, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा कमाना है। उसके बाद 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जेम्स वन ब्रिटेन का राजा बने, और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुगल शासक बने। जब 1605 में मृत्यु हुआ तो इनके बाद कौन बने, जहांगीर। 1608 में जेम्स वन के राजदूत कैप्टन हॉकिंस अपने जहाज हेक्टर पर भारत आए। ये बहुत बार पूछा गया, हेक्टर अंडरलाइन किया गया। कैप्टन हॉकिंस बताया था किस कंपनी का, प्रेशर कुकर हॉकिंस कंपनी का। 1608 में जेम्स वन के राजदूत जो होते हैं वो जहांगीर के दरबार में हेक्टर नामक जहाज से, बहुत पूछा किस जहाज से, तो हेक्टर नामक जहाज से, है ना। कैप्टन हॉकिंस अपने जहाज हेक्टर से किस कहां थे, भारत में आते हैं और तुर्की भाषा में जहांगीर से बात करते हैं और उन्हें सूरत में व्यवस्था की अनुमति मांगते, सूरत की व्यवसाय की अनुमति मांगते कि सूरत में हमें व्यवस्था कर दिया जाए, सूरत में व्यवसाय करने की क्या मांगी, इजाजत मांगी। किससे, जहांगीर से। कौन, जेम्स वन के राजदूत जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। पूछ दे किस जहाज से आए थे, तो हेक्टर। किस जहाज से आए थे, हेक्टर। ये जो बाजीगर का फिल्म है उसमें दिलीप तायल होता है, क्या करता है, अपने दोस्त को ठगकर सुधा सब पैसा अपने हाथ में रख लूं। वही हाल इसमें है कि हॉकिंस सोचते चलो भाई यहाँ आने के बाद जो पैसा है अपने पैकेट में जमा कर लो, अपने पैकेट में रख लो। नेक्स्ट भुलाइएगा नहीं, याद रखिएगा। 2-3 प्रश्न है कि जिसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसमें भारत का शासक कौन था, उसमें भारत का शासक अकबर था, है ना। उसके बाद अकबर के बाद कौन बनता है, जहांगीर बनता है। उसके बाद महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है 1603 में, है ना। अपना सिनेरियो चेंज हो जाता है दोनों देश का। उसके बाद महारानी एलिजाबेथ के बाद कौन बनता है, तो थोड़ा सा दिमाग पर एफर्ट लगाइए, दिमाग पर जोर डालिए, वहां बनते हैं जेम्स वन। फिर जेम्स वन अपना राजदूत भेजते हैं, किसको भेजते हैं, कैप्टन हॉकिंस को। किसके दरबार में आते हैं, जहांगीर के दरबार में आते हैं, और किस भाषा में बात करते हैं, तुर्की भाषा में बात करते हैं, और क्या कहते हैं, हमें सूरत में व्यवसाय करने की अनुमति दिया जाए। उनका मंशा क्या होता है, पैसा कमाना, न कि विभाग और कब्जा करना। नेक्स्ट, जब 1608 में अनुमति मिलने के बाद सूरत में प्रथम कोठी का निर्माण। एक वर्ड है फैक्ट्री, बहुत बार क्वेश्चन पूछकर फैक्ट्री से कंफ्यूज करता है। फैक्ट्री क्या, फैक्ट्री कारखाना है क्या, नहीं, फैक्ट्री कारखाना नहीं है, फैक्ट्री कोठी है ना। एक प्रकार का बिल्डिंग है बहुत बड़ा, देखिए फैक्ट्री है। इसमें क्या होंगे, 2-4 ऑफिसेस होंगे, कुछ गोदाम होंगे सामान रखने के लिए। तो बहुत बार कंफ्यूज कर देता है पूछ करके, यूपीएससी का प्रश्न है फैक्ट्री मतलब क्या। फैक्ट्री मतलब कारखाना नहीं हो रहा है, फैक्ट्री मतलब एक क्या होगा, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग होगा, उसमें कुछ ऑफिस रहने के लिए होगा, कुछ सामान रखने का जगह होगा, उसी को बोलते हैं फैक्ट्री। तो 1608 में अनुमति मिलने के बाद सूरत में प्रथम फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। देखिए क्या करते थे, 1608 में क्या हुआ, निर्माण शुरू हुआ, और शुरू होने के बाद यहाँ कौन है, पुर्तगाल है, या मालाबार तट है, कोरमंडल तट है, उसी सरकार है, समझे ना। अब यहाँ क्या हुआ, पुर्तगाल लोग यहाँ है, यह सूरत है। अब जब यहाँ निर्माण शुरू हुआ तो पुर्तगाल में पुर्तगालियों ने विरोध शुरू कर दिया कि भाई ये लोग दौड़ता हुआ किसके पास, क्या, जहांगीर के पास, कि बताओ मैं क्या किया जो उन लोग को अनुमति प्रदान किया, उन लोग को अनुमति दे दी। तो जहांगीर कहा कि अब तुम लोग के चलते हम ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, तो क्या कि 1609 में उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग अब थोड़ा सा काम रोक दो, अब बाद में देख लीजिएगा। तो 1609 में क्या किया इन्होंने, कोठी को कहा कि भाई रोक दो, अब इन लोग को भाई होटल चाहिए, होटल सेंस में रहने का जगह कहाँ पाए नहीं, कहाँ दूसरी जगह खाई पिए। तो लोग सोचा कि चलो कहाँ चलते हैं। तो यहाँ से लोग क्या हुआ, यहाँ से चल करके देखा कि मुस्लिम पट्टम खाली है। मुस्लिम पट्टम क्या है, खाली है। मुस्लिम पट्टम में जाकर 1611 में जब गया, 1611 में कोठी का हो गया निर्माण शुरू हो गया, 1611 में कोठी का निर्माण शुरू होकर 1611 में कोठी बन गई। 1613 में सूरत वाली कोठी बनी। जब 1611 में मुस्लिम पट्टम वाली बनी, उसके बाद 1613 में कौन बनी, 1613 में सूरत वाली कोठी बनी। तो एक क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर पूछ दे कि पहले कोठी का निर्माण शुरू कौन हुआ था, तो सूरत वाली कोठी। पहले कोठी बनकर कौन तैयार हुआ, तो मुस्लिम पट्टम बनी 1611 में। सूरत वाली कोठी बनकर कब तैयार हुआ, 1613 में। समझिए ना क्या करते कि देखिए, जब इन लोग मानी 4 ईंटा जोड़ते थे, सब कौन, अंग्रेज लोग, तो पुर्तगाली 2 ईंटा घिसका देते थे, बचा था 2 ईंटा बचा था। तो ऐसे करते थे, रात में बनाते थे भाई, 4 ईंटा जोड़ते थे, 2 ईंटा घिसका देते थे। तो लोग से कैसे रहा नहीं गया, भाई तुम लोग यहाँ खाली करो। तो दौड़ते हुए पुर्तगाली लोग कहाँ गए, अंग्रेज के पास। अंग्रेज से लड़ाई के भाई खाली करो, लेकिन फिर ऐसे काम नहीं चला। तो फिर यहाँ का शासक था जहांगीर के पास गया, और जहांगीर के पास बोला कि भाई मैंने क्या गलती किया जो लोगों को व्यापार करने की अनुमति दे दी।
तो क्या तुम लोग के चलते ज्यादा बोझ झेल नहीं सकते? तब 1608 में तो शुरू हुआ ही निर्माण, लेकिन 1600 में क्या है, काम रुक दो, काम रुक गया। उसके बाद इन लोग दौड़ता हुआ कहाँ आए, इन लोग का थोड़ा सा देखते हैं जगह कहीं मिल जाए, तो मुसलीपट्टा में आया। मुसलीपट्टा वाली कोठी 1611 में बनकर तैयार हुआ। उसके बाद जो कोठी 1608 में बनना शुरू हुआ था सूरत वाली, वो 1613 में बनकर तैयार हुआ सूरत वाली। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, सूरत वाली कोठी कब बनकर तैयार हुआ, 1613 में, और मुसलीपट्टा वाली कोठी कब बनकर तैयार हुआ, 1611 में। पहले जो कोठी बनना शुरू हुआ था कौन हुआ था, सूरत वाली कोठी वो शुरू हुआ था। अब उसके बाद क्या है, 1615 में सर थॉमस रो भारत आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस के बाद आते हैं सर थॉमस रो। सर थॉमस रो भारत आते हैं। 1632 में गोलकुंडा के शासक द्वारा गोल्डन फरमान दिया गया और 500 पैगोडा वार्षिक पर मुक्त व्यापार गोलकुंडा क्षेत्र में कीजिए। अब इसके चंगुल में कौन फंसा, अब इन लोग का बड़ा दिमाग लगाया कि भाई अब कोई ऐसा बेवकूफ टाइप का शासक पकड़ा जाए, वैसा बेवकूफ टाइप का शासक पकड़ा जाए जिसको क्यों ना हम बार बार रोज रोज जो पैसा देते हैं, रोज रोज टैक्स देते हैं, वो ना दे करके एक ही बार टैक्स दे करके हम क्या कर दो, कोई चीज पार करा दे, मैं पार हो जाऊं, या एक ही बार टैक्स दे दूं और मैं अपना व्यापार करते रहूं। जिस प्रकार जैसे आप लोग या हम लोग कहीं जाते हैं, जब हाईवे से गुजरते हैं तो वहाँ टोल टैक्स देना पड़ता है ना। अगर कोई बोलते कि एक बार टोल टैक्स दे दीजिए और फिर आप गुजरते रहिए, तो हम क्या सोचते हैं, चलो भाई रोज रुकने के बजाय क्या है, एक दिन दे दो। तो वही सोचा कि अगर कोई ऐसा बेवकूफ टाइप का शासक पकड़ा जाए जिसको मैं रोज परेशान ना हो और क्या करूं, मैं एक दिन ही पैसा दे दूं और मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो इनके चंगुल में जो 1615 में थाम तो भारत आया, लेकिन 17 साल बाद इनके चंगुल में फंसा गोलकुंडा के शासक जो गोल्डन फरमान दे दिया था कि भाई जाओ 500 पैगोडा। पैगोडा क्या होता है, पैगोडा मतलब सोने के सिक्के, जो सोने का सिक्के था ना उसको बोलते हैं पैगोडा। 500 पैगोडा दो, वार्षिक कर दो और मुक्त व्यापार गोलकुंडा क्षेत्र में करो। तो पहला चंगुल में कौन फंसा, गोलकुंडा का शासक। किसके चंगुल में, थॉमस रो के चंगुल में, अंग्रेजों के चंगुल में। उसके बाद 1639 में चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास अंग्रेजों को दिया पट्टे पर। मद्रास में अंग्रेजों ने अपना पहला किला सेंट जॉर्ज बनाया। दूसरा जो चंगुल में फंसा, दूसरा जो राजा होता है, जो चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास के अंग्रेजों को पट्टे पर दे दिया और कहा कि भाई जाओ, कहा कि क्या, जाइए अपना व्यापार कीजिए। तो उन्होंने पहला जो किला बनाया जिसका नाम था सेंट जॉर्ज। किला देखिए, किला है भाई सेंट जॉर्ज। तो याद रखिएगा, फिर से हम लोग समराइज करते इसको कि 1615 में थॉमस रो कहाँ आया था, भारत आया था। 1632 में क्या किया, एकदम आराम से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है चीजों को। 1632 में गोलकुंडा के शासक द्वारा गोल्डन फरमान दिया गया कि 500 पैगोडा दीजिए वार्षिक और आप मुक्त व्यापार कीजिए। उसके बाद उसके जाल में और कौन फंसा, चंद्रगिरी के राजा। 1640 में अंग्रेजों को क्या किया, मद्रास पट्टे पर दे दिया। मद्रास क्या दे दिया, पट्टे पर। आप एक थोड़ा सा मैप देखते हैं, अब देखेंगे, नहीं देखिए थोड़ा सा, यहाँ क्या है, मुंबई है, यहाँ क्या है, दिल्ली। यहाँ बंगाल, यहाँ मद्रास, मुंबई, दिल्ली क्या, देखिए दिल्ली सेंटर में है। आप देखिए तो इन लोग दिल्ली, मुंबई, मद्रास, बंगाल। अब दिल्ली सेंटर में सेंट्रल सर्विस ऑपरेट होता है, और यहाँ जो समुद्र किनारे क्या पोर्ट है, यहाँ से व्यापार जो है ना, व्यापार आराम से कर लेते थे इन लोग। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई सब देख रहे हैं, सब कहाँ मद्रास, कहाँ सूरत में लोग क्या कर रहे थे, व्यापार करने का जो अनुमति है, छूट है, व्यापार करने का जो इच्छा रख रहे थे, यहाँ रख रहे थे। तो दिल्ली में सेंट्रलाइज यहाँ ऑपरेट हो रहा था। ये क्या है, मुंबई, ये क्या है, मद्रास, ये क्या है, कोलकाता, बंगाल। तो वही कहावत है कि 1640 में चंद्रगिरी के राजा ने मद्रास अंग्रेजों को पट्टे पर दे दिया और उन्होंने मद्रास में पहला किला बनाया, जिस किला का नाम था सेंट जॉर्ज किला। उसके बाद क्या होता है, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ और दहेज के रूप में बॉम्बे ब्रिटेन को दे दिया। अब सोचिए शादी, देखिए 1661 मुंबई को क्या बोलते हैं, बॉलीवुड, फिल्म का शहर, फिल्म का क्षेत्र है ना। तो फिल्म होता है तो फिल्म में डायलॉग होते हैं ना। तो 16 को
अब क्या करें, चेंज कर दीजिए 16 को 61, 1661 हो गया। 16 को चेंज करके आ जाएगा 1661। तो मुंबई से याद रखिएगा 1661। महारानी एलिजाबेथ की जो शादी हुई, जिसका नाम था कैथरीन, उसका विवाह किससे हुआ? चार्ल्स द्वितीय से, चार्ल्स सेकेंड से हुआ। और दहेज में क्या किया? दहेज में क्या किया कि जो बम्बे है वो ब्रिटेन को दे दिया। बम्बे किसको दे दिया? ब्रिटेन को दे दिया कि भाई जाओ, है ना, पुर्तगाली राजकुमारी है ना कैथरीन, उन्होंने क्या किया कि दहेज के रूप में बम्बे जो है वो ब्रिटेन को दे दिया। उसके बाद क्या होता है, सो ये बात पता चली इस इंडिया कंपनी को, बोला कि भाई थोड़ा सा जो व्यापार कर रहे हैं ये हमको दे दो। तो 1668 में, 7 साल बाद 1668 में दाल गली ईस्ट इंडिया कंपनी को दाल गली, और 1668 में ब्रिटेन ने बम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1661 में क्या शादी हुई, शादी में क्या हुआ, दहेज में पूरा बम्बे किसको दे दिया? ब्रिटेन को दे दिया। और 1668 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ब्रिटेन क्या लिया, अपने पास रख लिया, अपने पास ले लिया। देखिए हो गया चाय कुमार है ना। स्लाइड के माध्यम से, पिक्टोरियल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि थोड़ा सा दिमाग में आपके मन में रहे, भुलाए नहीं। तो शादी कब हुआ था? 1661 में। और बम्बे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया गया? 1668 में। अब आगे पढ़ेंगे तो बहुत आगे और दिमाग होगा। उसके बाद आता है अंग्रेज के बाद जो शासन भारत में कर रहे होते हैं, औरंगजेब। देखिए औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होता है। उसके बाद जब भारत की स्थिति बदतर होने लगी, भारत की स्थिति खराब होने लगी, जब औरंगजेब को रहा नहीं कि बहुत अच्छा शासक था, जो हो ये अपने उम्र में, अपने एज में, अपने समय में एक अच्छा शासक था, अपने ऊपर, अपने साम्राज्य के ऊपर आंच आने नहीं दिया जब तक रहा। शासक वैसा ही होना चाहिए, इसने किसी को नहीं छोड़ा, हालांकि उन्हें अपने पुत्र ही क्यों ना हो। इन्होंने अनुशासन के प्रति, डिसिप्लिन के प्रति इन्होंने जो वर्चस्व कायम किया उसको आज भी याद किया जाता है। 1680 में औरंगजेब ने कहा कि अब ऐसा काम नहीं चलेगा, 3 गुना भाई आप लोग को लगाम देना पड़ेगा, है ना, 3 गुना लगा देना पड़ेगा। 3/2% जजिया कर लगाया। 1686 में अंग्रेजों ने सर जॉन चाइल्ड के समझा, कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम लोग को लगाम 3 गुना 1.5% आप लोग को जजिया कर देना होगा। जजिया कर क्या होता है? मुसलमानों को छोड़कर अगर और किसी जो धर्म पे, किसी व्यवसाय पे लगाया जाए, मुसलमान को छोड़कर जिन पर जो कर लगाया जाए उसको बोलते हैं जजिया कर। उसमें मुसलमान शामिल नहीं थे। तो क्या किया कि जजिया कर तो लगा दिया, कितना 1.5, लेकिन इसका विरोध कर दिया सर जॉन चाइल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्ड जैसी हरकत कर दी। थोड़ा सा याद करना बचपन टाइप के लगता है, लेकिन थोड़ा सा याद हम लोग करने में क्या होता है, आसान हो जाता है जीएस को, क्योंकि जीएस थोड़ा सा बड़ा जटिल चीज है, लेकिन इसको थोड़ा सा जब समझ के फिल्म टाइप, क्यों पिक्टोरियल दिखाया जा रहा है, पिक्टोरियल इसलिए दिखाया जा रहा है कि पिक्टोरियल के माध्यम से आपके दिमाग में, आपके मन में रहेगा हमेशा कभी। तो एक चीज याद कीजिए कि जो औरंगजेब आते हैं कब 1686 में, क्या करता है, सर जॉन चाइल्ड क्या कर देता है, अटैक करता है, आक्रमण कर देता है। और औरंगजेब क्या करता है 1680 में 1.5 अटैक क्यों करता है 1686 में? अटैक इसलिए करता है कि जब औरंगजेब आता है तो औरंगजेब कहता है कि तुम लोग को देना पड़ेगा 3 गुना लगाम, ऐसे काम चलेगा नहीं, तुम लोग को बहुत फ्री में आदत हो गया व्यापार करने का। अब 1.5 जजिया कर लगाता है, और जजिया कर लगाने के बाद क्या होता है, इन लोग अंग्रेज लोग विरोध करने लगते हैं। और एक अंग्रेज का जो अध्यक्ष होता है सर जॉन चाइल्ड इनका विरोध करता है, चाइल्ड जैसी हरकत करती है, विरोध कर देता है। अब विरोध करने के बाद राजस्थान बंगाल के क्षेत्र मुगल सूबेदार पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब विरोध करने के बाद मुगल सूबेदार पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब ये बात औरंगजेब को पता चलता है तो औरंगजेब अपने सेना के साथ आता है और इतना इसको पीटता है, इतना इसको तोड़ता है कि पीटने के बाद जितना भी कोठियां सब जब्त कर लेता है और इसको भगा देता है। भागने के बाद लोग कहाँ, जब कोई लड़ाई होता है तो क्या होता है, उल्टे पांव भागते हैं। तो हम लोगों ने एक कोड बनाया है कि लोग उल्टे पांव फुलटा द्वीप पर चल जाते हैं। क्या चल जाते हैं, फुलटा द्वीप पर। पूछेगा कि जब औरंगजेब और अंग्रेज से लड़ाई हुई थी सर जॉन चाइल्ड की अवस्था में, तो लोग भागकर कहाँ शरण लिए थे, तो फुलटा द्वीप पर शरण लिए थे, उल्टे पांव फुलटा द्वीप भागे थे। ठीक, नेक्स्ट देना पड़ेगा भाई, तो देना पड़ेगा कितना गुना लगाम, 3 गुना लगाम। तो इसकी विरोध हुई सर जॉन चाइल्ड के दस्ता में। विरोध होने के बाद क्या हुआ भाई, औरंगजेब को पता चला, औरंगजेब आया, इन लोग को पीटा, इन लोग को कोठियां जब्त कर ली, इन लोग भागकर कहां चल गए, उल्टे पांव फुलटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जॉब जो नाक ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बनकर औरंगजेब के पास गया और गलती के लिए माफी मांगी। अब देखिए अब क्या होता है, इन लोग बड़ा दिमाग लगाते थे। इन लोग मैंने बताया ना, देखिए एक ही यहाँ पर अटैक हुआ सर जॉन चाइल्ड
कि राजस्थान अटैक हुआ, इसके पहले कुछ अटैक नहीं हुआ था। इन लोग कोई भी काम प्यार से करते थे। लेकिन उसके बाद जब लड़ाई हो गई, जब ये लोग फुलटा द्वीप पे शरण लिए, उसके बाद आते हैं कौन, जॉर्ज चरनॉक। चरनॉक समझे होंगे, चरण में आकर भाई कहा पैर पड़ा, चरण मतलब चरण में जाकर क्या की, पैर पड़ी कि भाई गलती हो गया माफ कीजिए। तो चरण से चरनॉक याद रखिएगा, जो गलती माफ कर देते कहाँ बैठते हैं, चरण में जाकर माफ करते, भाई माफ कर दो, चरण में जाकर हाथ जोड़ते हैं। तो जॉर्ज चरनॉक ईस्ट इंडिया कंपनी का राजू बनकर औरंगजेब के पास गया और कहा मुझसे गलती हुई और गलती कर दिया, तो सब माफ कर दो। तो कहा भाई इसे माफ नहीं करना होगा, आप लोग को जुर्माना देना होगा, 1.5 लाख जुर्माना दो, तब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग वापस करेंगे कोठियां। औरंगजेब 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और अंग्रेजों की कोठियां वापस कर दी। 1698 में बंगाल के सूबेदार अजीर उल शाह से 3 गांव की जमींदारी अंग्रेजों को मिल गई। उसके बाद क्या होता है, 1698 में बंगाल का एक सूबेदार होता है जिसका नाम होता है अजीर उल शाह, से 3 गांव की जिम्मेदारी क्या होता है, उनको अंग्रेजों को मिल जाती है। और कौन कौन 3 गांव होते हैं, सुतानती, कालीकता और गोविंदपुर। सुतानती, कालीकता और गोविंदपुर। 1700 में जॉर्ज चरनॉक ने तीनों गांव को मिलाकर, 1700 में जॉर्ज चरनॉक ने 1698 मिलता है जमींदारी, 1700 में तीनों गांव को मिला देता है जॉर्ज चरनॉक और क्या करता है, कलकत्ता शहर का निर्माण करता। देखिए कलकत्ता शहर है भाई, प्यारा सा मेरा दिल। वहां सेंट फॉन्ट विलियम्स किला बनाया। जो कलकत्ता शहर का निर्माण हुआ तो वहां एक किला बनाया, जिस किला का नाम था सेंट फॉन्ट विलियम्स। सेंट फॉन्ट, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न में, सेंट फॉन्ट विलियम्स। प्रथम किला कौन बनाया, सेंट फॉन्ट विलियम्स। सेंट विलियम किला के प्रथम शासक सर चार्ल्स आयर थे। सेंट विलियम किला के प्रथम शासक कौन थे, सर चार्ल्स आयर, सर चार्ल्स आयर। अब आप लोगों को पता ही होगा सिनेरियो, औरंगजेब। अब ये लोग इंतजार ही कर रहे थे कि औरंगजेब की मौत कैसे हो जाए, औरंगजेब कैसे मृत्यु हो जाए, कैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाए। ये लोग इंतजार ही कर रहे थे बेचारा औरंगजेब की मौत हो गई 1707 में। सोचिए 1698 में क्या क्या हो गया, 1698 में अजीम उल शाह से क्या किया, भाड़े पर लिया था ना, क्या 3 लोग क्यों का, सुल्तानती, कलकत्ता और गोविंदपुर। 1700 में क्या किया, एक किला बनाया सेंट विलियम्स किला। नेक्स्ट कलकत्ता शहर का निर्माण शुरू कर दी। 1707 में 7 बड़ा अजीब चीजें, 7 को याद रखिएगा, हर चीज पकड़ा जाएगा। 7, 1707 औरंगजेब की मृत्यु, 1757, 1857, इस 7 को पकड़ के रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद है फर्रुखसियार। फर्रुखसियार के बारे में थोड़ा सा 2-4 चीजें आप लोग को रूबरू करवाओ कि फर्रुखसियार आते हैं का 1713 में और 1719 में क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब 1713 से 19 तक मृत्यु नहीं होती, 1713 से 19 तक उनका शासन रहता है, मृत्यु होती है उनका, आगे बताएंगे कब मृत्यु होता है। तो उनका शासन रहता है 1713 से 1719, 6 साल। अभी ऐसा शासक है, इतना बेवकूफ टाइप का शासक है, और अंग्रेजों का इंतजार था कि वैसा शासक मुझे मिले, वैसा शासक मुझे मिले। अब हुआ क्या कि जब अंग्रेज इनके साथ आए, सॉरी, जब अंग्रेज इनके साथ आए तो 1717 में, बस सुना देना चाहता हूं कहानी कि उस समय जब अंग्रेज इनके साथ आए तो फर्रुखसियार एक फोड़ा उनको था, फोड़ा से बहुत परेशान था। अब परेशान था तो अंग्रेज जब आए उनके साथ तो कहा भाई आप लोग से हम बात नहीं करें। बोला क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या हम बात नहीं करेंगे। कहा मुझे एक फोड़ा है, मैं इससे बहुत परेशान हूं। तो उनके साथ एक बहुत एक्सपीरियंस सर्जन थे, वेल एक्सपीरियंस सर्जन, जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। उनका फोड़ा का इलाज किया, ऑपरेशन किया, ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद, फोड़ा का इलाज करने के बाद खुश हो गया, इतना फरमान दे दिया कि उस समय से भारत जो है, भारत की स्थिति जो है बहुत बदतर हो गई, बद से बदतर हो गई, भारत की स्थिति खराब हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, 1713 से 19 तक शासन काल था फर्रुखसियार की। 1717 में अंग्रेजों का एडमिशन जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट से मिलने जाता है, मुगल सम्राट से मिलने जाता है। फर्रुखसियार एक फोड़े से बहुत परेशान था। जॉन सरमन के साथ सर्जन विलियम हैमिल्टन थे। जॉन सरमन के साथ सर्जन है जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन थे, और उन्होंने फोड़े का इलाज कर दिया। और फोड़े का इलाज करने के बाद उनको एक बहुत बड़ा पास मिल गया। अब पास कर दिया भाई, फर्रुखसियार में खुश हो गया, और खुश होकर एक पास नहीं बोलते हैं कि जैसे अभी कहानी कहते हैं जब हम लोग हाईवे पे गुजरते हैं तो टोल टैक्स देना पड़ता है, उससे पर इन्होंने सोचा कि वैसा पागल और बेवकूफ टाइप का शासक पकड़ा जाए जिसको हम एक ही बार क्या कर दें, बोले को एक ही बार दे लो और तो हमको हमेशा के लिए डिस्टर्ब मत करो। तो फर्रुखसियार को भी इन्होंने क्या किया, अपने चंगुल में फंसा लिया, और इन्होंने खुश होकर इतना बड़ा फरमान दे दिया जिसको लोग मेरा काटा भी बोलते हैं इसको,
फर्गुसन खुश होकर 3000 रुपया वार्षिक पर बंगाल में कर मुंह व्यापार करो। पहला जो पास्ता है, पहला जो फरमान था का 3000 दो और बंगाल में तुम कर मुक्त व्यापार करो। दूसरा फरमान था 10,000 रुपया दीजिए और सूरत में मुक्त व्यापार कीजिए। 3000, 10,000 और अंग्रेजों के बम्बे टक्साल में बने तांबे और चांदी के सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता। ये तो बहुत बड़ा फरमान था कि टक्साल क्या होता है, जहां सोने चांदी के जो सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं, वहां ढाला जाता है, उसको बोलते हैं टक्साल, जहां सिक्के वगैरह ढाले जाते हैं। अब ये बहुत बड़ा फरमान था। अब फरमान कैसे था कि मान लीजिए कि अभी जो नकली नोट जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ चिल्ड्रेन जो देखे होंगे आप लोग, जो जाली पैसा होता है, अगर सरकार उसको मान्यता दे कि चलो भाई ये चलेगा, तो सोचिए इंसान कितना खुश होगा, जिसका ज्यादा क्या होगा। तो वही हाल ये सब होगा। जो तांबा और चांदी के जो सिक्का लोग ढाल रहे थे, ये लोग मान्यता दे दिया कि आप जाइए, और मतलब नहीं होता है कि आप अपना पास दिखाइए और आपको कोई रोकने वाला ठोकने वाला नहीं है। इन लोगों ने इसका इतना मिसयूज किया, इन्होंने इसका इतना मिसयूज किया कि भारत के भी जो लोग थे उनको कहा कि भाई तुम क्यों आप 50 रुपया 100 रुपया टैक्स दे रहे हो, तुमको 20 रुपया दो और तुमको मैं यहाँ से पार करा दूंगा। जिससे क्या होता है, आप टोल टैक्स देने के लिए आप जब गाड़ी से निकलते हैं हाईवे पे, तो अगर कोई बोल दे कि आप क्यों 100 रुपया देंगे, हमको 50 दे, हम आपको पार करा दें। अब वही जब पार करा दे रहा है, हमें पार करना ही ना है, तो ऐसे करना शुरू कर दिया। जैसे शुरू हो गया तो इतना मिसयूज हुआ इस पास का कि अपना तांबा और चांदी के सिक्के ढालने लगे, इसका मान्यता मिल गई। तो आगे क्या होता है देखते हैं। इस प्रमाण को मैंने काटा भी कहा जाता है। इसके बाद अंग्रेजों ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, है ना। अब अंग्रेजों का इसमें लिखा क्या है, तुम साला गुलाम लोग हमारे जूते के नीचे ही रहोगे, है ना। एक डायलॉग है, तुम साला गुलाम लोग हमारे जूते के नीचे ही रहोगे। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ी फरमान थी। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी कंपनी का आगमन। आज हम लोग यहीं तक एंड कर रहे हैं। फ्रांसीसी कंपनी इसके बाद पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।